भगवान विष्णु ने बताया घर की इन 3 चीज़ों को सदैव छुपा कर रखना चाहिए, वरना किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। एक बार की बात है, जगत के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहां अचानक देव मुनि नारद जी पधारे और नारायण नारायण का जप करने लगते हैं। अपने भक्त को जप करता सुनकर भगवान विष्णु जाग जाते हैं। अपने भक्त को सामने खड़ा देखकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु कहने लगे, हे देव मुनि, आपने अचानक क्षीर सागर में आने का कष्ट क्यों किया? क्या कोई संकट आने वाला है? तब देव मुनि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तब देव मुनि नारद जी भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और भगवान विष्णु उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अब आप बताइए आपका क्षीर सागर में आने का क्या प्रयोजन है? तब देव मुनि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपने मन में कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जिसका उत्तर आपको पता है। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देव मुनि नारद जी, आप अपना प्रश्न मुझसे कहिए, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। तब देव मुनि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, घर की वह कौन सी 3 बातें हैं जिसको जान लेने से मनुष्य की नीयत खराब हो जाती है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद जी, आज आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। इस बात का ज्ञान तो हर मनुष्य को होना ही चाहिए कि अपने घर की ये 3 बातें किसी और को नहीं बतानी चाहिए। इससे मनुष्य की नीयत खराब हो जाती है। हे देव मुनि नारद जी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में आपका उत्तर भी होगा, इसलिए आप कहानी को ध्यान से सुनना। तब देव मुनि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप कहानी सुनाना प्रारंभ करिए, मैं इस कहानी को ध्यान से सुनूंगा। दोस्तों, यह कहानी आपको बहुत अनमोल सीख देकर जाएगी। अगर आपने इसे ध्यानपूर्वक समझ लिया तो विश्वास मानिए, कभी किसी की नीयत खराब नहीं होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कहानी को पूरा सुनिए। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ पहले तो बहुत मालदार था, बहुत पैसे वाला था। उसके पास लाखों का व्यापार होता था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं, समय बदलते देर नहीं लगती, राजा से रंक बनते देर नहीं लगती, उसी तरह रंग से राजा बनते भी देर नहीं लगती। कहते हैं, माया छाया और काया, यह कभी स्थिर नहीं रहती। ऐसे ही एक दिन सेठ पर भी बुरा वक्त आ जाता है। सेठ के व्यापार में काफ़ी घाटा पड़ जाता है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक सेठ दूसरों का कर्जदार बन जाता है। वह सेठ एकदम से कंगाल बन जाता है। और यह तो आप जानते ही हैं कि बनी के सब साथी होते हैं, बिगड़ी का कोई नहीं होता। सारे रिश्ते नाते धन के ही होते हैं। धन ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। धनहीन होने पर सगे रिश्तेदार भाई बंधु भी अपनी पहचान छुपाने लगते हैं। निर्धन व्यक्ति अगर कहीं परोपकार की भावना से जाता भी है, कुछ देने की भावना से जाता है, तो भी लोग यही समझते हैं यह कुछ ना कुछ मांगने ही आया है। कहते हैं, गरीबी देहधारियों के लिए सबसे बड़ा अपमानकारी दुख है। मित्रों, अचानक से उस सेठ के ऊपर कंगाली आ जाती है तो सेठ बड़ा दुखी रहने लगा। अड़ोस पड़ोस के गांव और रिश्तेदारों में सबको पता चल जाता है कि सेठ बड़ा गरीब हो गया है। इतना गरीब हो गया है कि उसके घर में स्वयं के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मित्रों, एक बात तो सच है, अगर कोई धनवान आदमी इस स्थिति को पहुंच जाए तो फिर उसे समाज के सामने आने में बड़ी लज्जा मालूम होती है।
अगर वह छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालना भी चाहे तो लोग उसे करने नहीं देते, टोक देते हैं। सेठ की हालत भी बहुत बद से बदतर हो गई थी। कर्ज मांगने वाले उसे बहुत तंग किया करते थे। आए दिन कोई ना कोई उसके द्वार पर खड़ा रहता था कि सेठ जी, आपने हमसे पैसा उधार लिया है, उसे चुका क्यों नहीं रहे। एक दिन सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, आजकल अपना पैसा मांगने वालों ने हमें बहुत तंग कर रखा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, उनका पैसा कहाँ से चुकाए। ऊपर से हमारे खुद के खर्चे के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। चलो कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मायके चलते हैं। अगर वे कुछ मदद कर देंगे तो हम फिर से अपना छोटा मोटा कुछ काम शुरू कर देंगे। आखिर मुश्किल वक्त में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। मित्रों, सेठ की ससुराल वहाँ से लगभग 4 कोस की दूरी पर थी। सेठ की पत्नी ने कहा, चलो ठीक है, मेरे पिता और भाइयों से कुछ मदद मिल जाएगी तो हम कोई ना कोई काम धंधा शुरू कर लेंगे। अब तो वह सेठ अपनी पत्नी को साथ लेकर एक पहर के बीत जाने पर घर से चल देता है। सेठ बड़ा ही स्वाभिमानी था। जैसे ही वह अपने ससुराल के निकट पहुंचा तो गांव से बाहर एक कुएं के किनारे पर बैठकर उसने अपनी पत्नी से सलाह की और कहा कि प्रिय, हम ससुराल तो जा रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं वहां पर जाऊं। अभी तक तो लोग हमसे मांगने आते थे, मैं लोगों की मदद करता था, अब मुझे ही लोगों के द्वार पर हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। मित्रों, सेठ बड़ा चिंता में था। सोच रहा था, अगर उन्होंने मेरी मदद नहीं की और यदि मना कर दिया तो मैं और भी ज़्यादा शर्म से मर जाऊंगा। कहते हैं, यह समाज घर से खाकर जो आता है उसी को खाने को पूछता है। जिसका पेट पहले से ही भरा है, लोग उसी को आमंत्रित करते हैं। मुंह के लाचार लोगों को कोई नहीं पूछता। इसलिए तुम एक काम करो, मैं तब तक यहीं पर बैठा हूँ, पहले तुम अपने पिता और भाइयों के घर जाओ। अगर वे तुम्हें देखकर खूब खुश हो जाए, तुम्हारा खूब आदर सत्कार करे, तब तुम मुझे आकर यहाँ से बुला ले जाना। तब तक मैं इसी जगह पर बैठा रहूँगा। अगर वे तुम्हारा कुछ भी सत्कार ना करे तब तुम वहाँ से खड़े खड़े लौट आना। फिर हम यहीं से अपने घर वापस चले जाएंगे। किस्मत में जो लिखा होगा फिर उसे भोगना ही पड़ेगा। सेठ अपनी पत्नी से ऐसा विचार करके उसे उसके मायके में भेज देता है और स्वयं उसी कुएं पर बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। सेठ की पत्नी अपने पति को गांव से बाहर रोककर अपने मायके में जाती है और जाकर द्वार पर खड़ी हो जाती है। उसके भाइयों और भाभियों ने देखा कि हमारी बहन और ननंद हमारे घर आई है, तो उसे देखकर वे सोचने लगी, अरे यह तो अब भिखारन हो चुकी है, इसका पति अब तो बहुत कंगाल हो गया है। कर्ज मांगने वाले दिन रात इन्हें परेशान करते रहते हैं, इसलिए यह जरूर हमसे कुछ ना कुछ मांगने आई होगी। मित्रों, कहते हैं, निर्धन मनुष्यों से सभी लोग अपनी पहचान छुपाते हैं। मैंने पहले ही कहा है, अगर मन में कुछ देने का भाव भी आ जाए तो भी लोग यही सोचते हैं यह मांगने ही आया होगा। सेठ की पत्नी अपने मायके के आंगन में काफ़ी देर तक खड़ी रही। किसी ने उसका सत्कार करना तो दूर, उसे बैठने तक नहीं पूछा। कुछ देर बाद वह वहाँ से वापस चली जाती है जहाँ उसका पति इंतजार कर रहा था। उसने अपने पति को जाकर के सारा हाल सुनाया
कि मेरे भैया और भाभीियों ने मेरा सत्कार करना तो दूर मुझे बैठने तक को नहीं कहा। सेठ ने कहा, प्रिय अब हमारा उनके घर जाना उचित नहीं। भलाई इसी में है कि हम दोनों को यहीं से अपने घर वापस लौट चलना चाहिए। जो किस्मत में लिखा होगा उसी के सहारे हम अपना समय काट लेंगे। मित्रों, ऐसा विचार करके सेठ और उसकी पत्नी वहाँ से अपने गांव वापस लौटने लगते हैं। मित्रों, चलते चलते जब वे अपने गांव के समीप पहुँच गए, उस समय पैदल का ही रास्ता था। सेठ की पत्नी उस समय चलने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि वह गर्भवती थी। चलते चलते सेठ की पत्नी रास्ते में गिर पड़ी, क्योंकि अब उसके प्रसव काल का समय नज़दीक आ गया है। उसने तुरंत अपने पति से कहा, मुझे रास्ते से उठाकर किनारे के खेत में ले चलो। मित्रों, सेठ अपनी पत्नी को उठाता है। वहीं पास में एक बाजरे का खेत था, उसमें ले जाता है। बाजरे के खेत में जाकर सेठ की पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया। मित्रों, थोड़ी देर के बाद जब सेठ की पत्नी होश में आती है तो बहुत प्रसन्न होती है। तब सेठ की पत्नी अपने पति से कहती है, बच्चे को साफ करके गंदे कपड़े को यहीं पर खेत में गाड़ दो। तब सेठ उसी खेत में गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगा। अभी गड्ढा थोड़ा ही खुदा था कि इतने में उसने देखा, उसमें एक सोने चांदी की असरफी से भरी हुई एक हांडी निकल आती है। उस हांडी को लेकर सेठ खुशी से अपनी स्त्री के पास आता है और अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, परमात्मा ने हमारा सब दुख दूर कर दिया है। इस बालक के जन्म के साथ भगवान ने हमें खूब सारी धन दौलत भी दे दी। किसी ने सच कहा है, जब भगवान किसी को जन्म देता है तो उसके रहने खाने का इंतजाम भी पहले से ही कर देता है। उस हांडी को देखकर सेठ की पत्नी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह हांडी सोने चांदी की असरफियों से भरी हुई थी। सेठ की स्त्री ने कहा, स्वामी, अब मुझे जल्दी से घर ले चलो। मित्रों, सेठ खुशी खुशी से अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने घर वापस आ जाता है। आज उस कंगाल सेठ की किस्मत फिर से चमक चुकी थी। मित्रों, 10-5 दिनों में सेठ ने अपना सारा कर्जा उतार दिया और बचे हुए धन से अपना फिर से नया व्यापार शुरू किया। अब तो सेठ की जिंदगी बड़े ही चैन से बीतने लगी। एकदम से कंगाल सेठ फिर से इतना धनवान बन गया। यह बात उसके अड़ोस पड़ोसियों के गले नहीं उतर रही थी। वह सोचने लगे, कल तक तो इसके घर में खाने तक को नहीं था। कर्ज मांगने वाले इसके द्वार पर खड़े रहते थे। अचानक से इस सेठ को ऐसा कौन सा गड़ा धन मिल गया जो ये सेठ फिर से इतना अमीर बन गया। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, दुनिया में कुछ लोग दूसरों की तरक्की से, दूसरों के सुख चैन से बहुत जलते हैं। इतना तो वे अपने दुख से भी दुखी नहीं रहते जितना वे दूसरों के सुख चैन से रहते हैं। मित्रों, यह पहला दुख है जो आदमी किसी के दुख ना देने पर भी दुखी रहता है। इंसान दूसरों की तरक्की से दुखी तो हो जाते हैं, लेकिन उनसे सीख कुछ नहीं लेते। सेठ का खुशहाल जीवन अब पड़ोसियों को रास नहीं आ रहा था। एक पड़ोसी की स्त्री सेठ के घर जाकर सेठ की स्त्री से पूछती है, बहन, समझ में नहीं आ रहा, तुम अचानक से फिर से इतनी खुशहाल कैसे हो गई? देखो, तुम्हारा सारा कर्जा भी उतर गया, फिर से लाखों का व्यापार चलने लगा। मित्रों, पड़ोसन मीठी मीठी बातें करके उस रहस्य को जानना चाहती थी कि सेठ फिर से इतना धनवान कैसे बन गया। सेठ की पत्नी बड़ी भोली भाली और सीधी साधी थी। उसने पड़ोसन को जैसे जैसे धन मिला था वो सारी बातें बता दी। पड़ोसन यह सुनकर अपने घर जाती है और अपने पति को सारी बातें बताती है। सेठ को धन मिलने की बात सुनकर पड़ोसियों के पेट में पानी हो जाता है।
पड़ोसी बड़ा जमींदार था। जिस खेत में सेठ को धन मिला था वो खेत भी उसी पड़ोसी का था। मित्रों, उस जमींदार पड़ोसी की नीयत खराब हो जाती है और कहने लगा, वो खेत तो हमारा था जिसमें से उसे धन मिला, उस धन पर तो हमारा अधिकार होना चाहिए, मैं उससे अपना धन वापस लूँगा। पड़ोसी ने क्या किया, जाकर राजा के दरबार में उस पर मुकदमा कर दिया। कहने लगा, महाराज, फला सेठ को हमारे खेत में गड़ा हुआ धन मिला है। वह धन हमारे दादा ने खेत में गाड़ दिया था। जब धन हमारे दादा का है तो उस धन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। सेठ से हमें सारा धन वापस मिलना चाहिए। मित्रों, अब तो राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि हे सेठ, सच सच बताना, तुम इस व्यक्ति के खेत से गड़ा हुआ धन निकाल कर लाए हो? यह आदमी कह रहा है कि धन मेरे दादा का है। सेठ ने कहा, जी हुजूर, मुझे इस खेत में गड़ा हुआ धन मिला है। तब सेठ ने अपनी पूरी कहानी राजा के सामने बयान कर दी और कहा, महाराज, इसके खेत में मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया था। इस दौरान मुझे बहुत सारा गड़ा हुआ धन मिल गया। मित्रों, सेठ की पूरी कहानी सुनकर राजा समझ गया कि धन का नाम सुनकर सेठ के पड़ोसियों की नीयत खराब हो चुकी है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद राजा इस नतीजे पर पहुंचता है कि धन तो सेठ को मिला है, उस धन पर अधिकार सेठ का होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके दादा को इसको धन देना होता तो वह पहले ही दे जाते। उस जमीन में गाड़ कर क्यों जाते? उस जमीन में गाड़ कर क्यों जाते? अगर ये धन इसके भाग्य में होता तो इसको अब तक मिल चुका होता। जब इसके खेत में गड़ा था अब तक इसने क्यों नहीं निकाला? दोस्तों, राजा ने अपना हुक्म सुनाया। कहा, हे जमींदार, इस बात में कोई दो राहें नहीं कि वो धन तुम्हारे दादा का है, परंतु अब तुम्हारे दादा इस सेठ के घर में बच्चा बनकर पैदा हुए हैं। जब तक वो नहीं जन्मे थे तब तक सेठ को धन नहीं मिला था। उसके जन्म से ही सेठ को वो धन मिल गया। अब जितना धन सेठ ने खर्च कर दिया, अपना कर्जा चुका दिया, सो कर दिया, बाकी का जो धन बचा है उसे अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। जब यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तब यह धन उसको दे दिया जाएगा, यानी कि तुम्हारे दादा का धन तुम्हारे दादा को सौंप दिया जाएगा। तुमने यह जो कहा था कि यह धन मेरे दादा का है, तो तुम्हारे दादा इस सेठ के घर पुत्र बनकर पैदा हुए और पैदा होते ही उन्होंने अपना धन जमीन से निकाल लिया। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब दादा पर तो तुम्हारा कुछ अधिकार बनता ही है, क्योंकि तुम्हारे दादा अभी बालक रूप में हैं। जब तक यह सयाने नहीं हो जाते तब तक तुम्हें भी अपने दादा के पालन पोषण के लिए 100 रुपये हर महीने सेठ को देने होंगे, क्योंकि तुम्हारे दादा पर तुम्हारा पूरा हक है और तुम्हारे दादा का भी तुम पर पूरा हक है। राजा का फैसला सुनकर पड़ोसी जमींदार भी आश्चर्यचकित रह गया। सोचने लगा, यह क्या हुआ? मेरा धन मुझे मिलने की बजाय मुझे ही 100 रुपये महीना इस सेठ को उल्टा देने पड़ेंगे। लगता है मैंने धन देखकर नीयत खराब की थी, यह उसी का नतीजा है। मित्रों, वह जमींदार वहाँ से अपना उतरा हुआ मुंह लेकर लौट आया और हर महीने सेठ को 100 रुपये देने पड़ते थे। मित्रों, इसलिए कहते हैं नियत खराब मत करो। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की चीज़ को देखकर कभी अपनी नियत खराब नहीं करनी चाहिए। किसी के धन और स्त्री को देखकर उस पर ललचाना नहीं चाहिए। हमारी नियत खराब करने पर परमात्मा दूसरे के मन में भी संदेह का बीज डाल देता है।
दूसरी सीखने वाली बात यह है कि हमें कभी भी, चाहे कोई कितना ही प्यारा हो, चाहे कोई कितना ही सगा हो, उसके सामने अपने धन, अपनी तरक्की और अपने काम करने के तरीके के बारे में नहीं बताना चाहिए, वरना कब किसकी नीयत खराब हो जाए कोई नहीं जानता। अक्सर लोगों की नीयत इन चीज़ों को देखकर ही खराब होती है। नंबर 1 धन, नंबर 2 स्त्री और नंबर 3 तरक्की। इन तीनों के विषय में कभी किसी व्यक्ति को कोई बात नहीं बताए। अक्सर इन्हें देखकर लोगों की नीयत खराब हो जाती है। हमेशा अपने घर की मान अपमान की, पद पत्नी की, अपनी कमजोरी की, अपनी तरक्की की बातें कभी किसी अन्य व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं लोगों की नीयत खराब होते देर नहीं लगती। दूसरी बात, अपना भेद बताकर किसी को लालच का मौका नहीं देना चाहिए। मान लीजिए अगर हमारे घर में कोई सुंदर और जवान स्त्री है और हम उसे किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ अकेला भेज देते हैं, तो ऐसा करके हम दूसरों को मौका देते हैं, आ बैल मुझे मार। मित्रों, इसलिए पहले ज़माने की स्त्रियां जब भी बाहर निकलती थी तो वह अपना मुंह ढककर ही निकलती थी, इससे उसे देखकर सामने वाले की नीयत खराब ना हो जाए, इससे उसके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की को ठेस ना पहुँचे। लेकिन मित्रों, अब की स्त्रियां अपने पूर्वजों के दिए हुए रीति रिवाज भूल चुकी है, जिसका अंजाम आप खुद ही देख रहे हैं। मित्रों, अगर बोलने में कुछ भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। तो मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपने कुछ सीख तो ली होगी। मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।